हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की ये 4th वीडियो रहेगी। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था भी एडजॉर्प्शन क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या था। एडजॉर्प्शन क्या था, किसी सरफेस पे जो एडजॉर्बेट, ठीक है, सरफेस क्या थी एडजॉर्बेंट, और उस पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड के हो सकते हैं, सॉलिड के हो सकते हैं या फिर गैसियस के हो सकते हैं, वो आके एडजॉर्ब हो रहे थे, मतलब चिपक रहे थे, उसको बोल रहे थे हम एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन किस वजह से हो रही थी, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से एडजॉर्प्शन हो रही थी। वो फर्दर 2 टाइप्स की थी। अगर सरफेस पे सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा चिपक रहे हैं उसको बोल रहे थे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और अगर सोलवेंट के ज़्यादा चिपक रहे थे उसको बोल रहे थे हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई जो मॉलिक्यूल आके चिपक रहे, चाहे वो सोल्यूट के हो चाहे वो सोलवेंट के हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा तो वो कौन से बना रहे थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन, उसको बोल रहे थे हम फिजिजॉर्प्शन। और अगर उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वीक की बजाय क्या था, स्ट्रॉन्ग था, तो वो कौन से बॉन्ड बन रहे थे, उधर केमिकल बॉन्ड बन रहे थे, तो वो एडजॉर्प्शन कौन सी हो रही थी, केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते थे, केमिजॉर्प्शन। हमने उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। उनके बीच में डिफरेंस पढ़ने के बाद फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था भी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। भाई केमिकल या फिजिकल जो भी एडजॉर्प्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था जो था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। भाई जो सरफेस है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। सबसे पहले तो जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ठीक है, आपकी सरफेस कैसी है उसकी जो इफेक्ट पड़ेगी किस पे, एडजॉर्प्शन पे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा है। उसमें हमने पढ़ा था अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, एडजॉर्बेंट में हमने क्या पढ़ा था, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे, एज कंपेयर टू अगर सरफेस एरिया कम है तो उस पर मॉलिक्यूल्स कितने एडजॉर्ब होंगे, कम होंगे, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा, एडजॉर्प्शन बढ़ती रहेगी। सेकंड हमने क्या पढ़ा था भी अगर एक रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है तो रफ सरफेस पर एडजॉर्प्शन ज्यादा होएगी एज कंपेयर टू स्मूथ। स्मूथ में क्या होंगे, कम मॉलिक्यूल्स आकर चिपकेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म हमने पढ़ी थी टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर अगर हाई होगा तो एडजॉर्प्शन लो होगी, और अगर टेम्परेचर लो हो तो एडजॉर्प्शन क्या होगी, हाई होगी। इसका एक एग्जांपल हमने दिया था भी अगर चेयर है, गर्म है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, उस पर कम ही बच्चे बैठेंगे, भाई गर्म है तो कैसे बैठेंगे, ठीक है। और अगर एज कंपेयर टू लो है, चेयर का जो टेम्परेचर है लो है तो उस पर आराम से जाके बैठ सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एक टर्म थी डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या था भी जब तक टेम्परेचर लो है तो एडजॉर्प्शन हो रही है। जैसे कि आपने मान लीजिए एक फ्राइंग पैन लिया, ठीक है, उसको रखा अपने गैस पे, आप क्या बना रहे हो उसमें, पॉपकॉर्न बना रहे हो मान लीजिए, ठीक है। आपने जब उसमें वो जो कॉर्न के दाने हैं जब आपने डाले तब तक तो एरिया सरफेस क्या है, ठंडी है, अभी गैस को क्या किया है, ऑन किया है, टेम्परेचर लो है तो आसानी से बैठे हुए। टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, जो कॉर्न्स है वो बड़े बड़े होके मतलब फूल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो उछल रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन थी वो क्या होने लगी थी, रिमूव होने लगी थी, तो ठीक है। तो कौन से वो जो बन रहे हैं बाद में, ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे हम, डिजॉर्प्शन, मतलब रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया था, उसको बाद में हमने किस टर्म किया था भी, डिजॉर्प्शन हो गया। उसके बाद हमने, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया था, एडजॉर्बेंट का इफेक्ट पढ़ लिया था, भी सरफेस कैसी होगी, सरफेस एरिया और उसकी जो स्मूथ और रफ के बारे में पढ़ लिया था। थर्ड जो टर्म थी वो क्या थी, एडजॉर्बेट। भी जो ये तो पढ़ लिया सरफेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे जिन मॉलिक्यूल्स ने आकर चिपकना है, भाई जिसके साथ हमने बॉन्ड बनाने हैं, जिसके साथ हमने कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है, वो कैसे हैं। अब उसका पढ़ेंगे हम, उनका नेचर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, नेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अब हमने पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन में थर्ड जो पॉइंट है हमारा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। भाई जो स्पीसीज आकर चिपकने वाली है उनका नेचर कैसा है। अब देखिए वो क्या हो सकती हैं, जो मॉलिक्यूल्स आके चिपकने हैं वो किसी सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं या फिर गैसेस के हो सकते हैं। मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, इस पर ये चिपकने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, जो एडजॉर्बेट आके चिपकना है, या तो ये सॉलिड के हो सकते हैं, या ये लिक्विड के हो सकते हैं, या फिर ये गैसियस के हो सकते हैं। अगर ये सॉलिड के और लिक्विड के हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी नॉर्मली वो आकर चिपक जाएंगे, वहां पर हमें ज्यादा कुछ प्रोसीजर पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो गैसियस के मॉलिक्यूल हैं तो वहां पर देखिए क्या होता है, जैसे सॉलिड आराम से आके चिपक के बैठ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है,
लिक्विड भी चिपक जाएगा। लेकिन जब गैसियस के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि गैसियस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होती हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं, और सॉलिड के तो बहुत पास पास होते हैं ना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, और लिक्विड के इससे थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तभी तो ये फ्लोट करता है, आप हाथ आर पार कर सकते हो, सॉलिड में से थोड़ी ना कर सकते हो। अब इस बोर्ड है, ये सॉलिड है, ठीक है, पानी क्या है, लिक्विड है, और गैस क्या है, जो हमारे मान लीजिए रूम में भरी हुई है, ठीक है, वो गैस है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो इन दूर दूर वाले मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर चिपकाना थोड़ा मुश्किल होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के या फिर लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमने जो इसमें मेन पढ़ना है, एडजॉर्प्शन किसकी पढ़नी है, गैस की। गैस के एडजॉर्प्शन में जो जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सरफेस पर एडजॉर्ब करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के और लिक्विड के। तो क्या होता है यहाँ पर, जो इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे, आप लिखोगे कि जो एडजॉर्बेट है गैसियस का, ठीक है, वो इजीली लिक्विफाइएबल जो गैस है वो क्या होएगा, एडजॉर्ब करेगा ग्रेटर एक्सटेंट। भी क्या लिखा हुआ है, भी जो गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगी वो तो क्या होएगी, इजीली एडजॉर्ब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एडजॉर्ब हो जाएगी। देखिए, अब हमने यहाँ पर जो मैंने पढ़ा था, भी सॉलिड और लिक्विड जल्दी ही एडजॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल को आप ऐसे पढ़ोगे, मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो बहुत ही शांत है, आपने उनको क्या करना है, बेंच पे बिठाना है। सॉलिड वाले तो बहुत शांत है, आराम से आके बैठ जाएंगे। अब हमने लिक्विड वाले भी थोड़े से शरारती हैं, लेकिन गैसेस से क्या है, कम है, उनको थोड़ा डांट फटकार के क्या करोगे, आप उनको बैठा दोगे। लेकिन जब गैसेस के मॉलिक्यूल को बैठाना होगा ना, वो बच्चे कैसे हैं, जो बिल्कुल ही आराम से नहीं बैठते, हमेशा क्या रहेंगे, या तो उनको पानी पीने जाना होता है, ठीक है, या कहेंगे मतलब पढ़ना नहीं है, शरारत करनी है। ठीक है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल कैसे हैं, शरारती बच्चे हैं। तो इनको सरफेस पे बिठाना, मतलब बेंच पे बिठाना है, तो बहुत मुश्किल होता है टीचर के लिए। ठीक है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड की बजाय क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, टीचर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, जो भी करेगी, ठीक है, वो फर्दर पढ़ेंगे। तो इनको बिठाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको पास पास लेके आना ही बहुत बड़ा काम होता है, और फिर इसके ऊपर बिठाना। तो अगर हम ये कर ले, वे गैसेस के मॉलिक्यूल को, जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, इनको अगर हम लिक्विड में चेंज कर ले, ठीक है, लिक्विफाई कर ले, लिक्विड में चेंज कर ले, तो लिक्विड तो एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल को जब हम लिक्विफाई कर लेंगे, ठीक है, तो तब जाके वो गैस क्या हो जाएगी, वहां पर चिपक जाएगी। अब देखिए, ये लिक्विफाई वर्ड क्या है भाई, हमने बोला कि अगर गैसेस को हम लिक्विफाई कर लें तो वो क्या हो जाएगी, सरफेस पे इजिली चिपक जाएगी। अब हम पढ़ते हैं पहले लिक्विफाई क्या होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा भी 3 तरह के मैटर हैं, वैसे तो 5 होते हैं ना, अभी हमने सिर्फ 3 पढ़ना है। मैटर की 3 स्टेट पढ़ने हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, मान लीजिए सॉलिड क्या है, वाटर का ही एग्जांपल ले लें। एक आइस ले लिया, यहाँ पर ये वाटर, नॉर्मल वाटर ले लिया लिक्विड की फॉर्म में, और यहाँ पर ये वेपर्स की फॉर्म में है। ठीक है, जब वाटर की ही 3 स्टेट हैं, एक तो आइस में है, उसको सॉलिड, बर्फ है तो वो सॉलिड है, नॉर्मल वाटर है तो क्या है, लिक्विड है, और जब वो भाप बनी हुई है तो वो किसकी फॉर्म में है, गैसेस की फॉर्म में। अब देखिए, जब आप सॉलिड को थोड़ा सा गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे, मतलब आपने बर्फ ली, ठीक है, बर्फ को आपने वैसे ही बाहर रख दिया या फिर पैन में रख के गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। और गर्म करोगे, अब मान लो उसको आप और हीट अप करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। आपने बर्फ ली, पैन में रखा, ठीक है, वो गर्म हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है, मेल्ट होके पानी में चेंज हो रही है, वो लिक्विड हो गया। लिक्विड से फिर उधर वो क्या बन रही है, अब उबलने लगी है, भाप बन रही है, तो वो क्या बन गया, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो टेम्परेचर से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म आपने चेंज कर दी। अब ये तो क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। अब अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊं, मतलब मैं इसको कूल डाउन करना शुरू कर दूं, कहां से, वापस से। भाई जो वेपर्स थे, ठीक है, वेपर्स को मैं क्या कर रही हूँ, ठंडा कर रही हूँ। वेपर्स को अगर मैं ठंडा करूंगी, टेम्परेचर कूल डाउन करूंगी, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, और ठंडा करूंगी तो वापस से बर्फ जम जाएगी,
फ्रीजर यही तो करता है, पानी को क्या कर देता है, पानी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, लो कर देता है, इसलिए फिर क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, वहां पे आइस बन जाती है। अब देखिए वेपर्स को जो लिक्विफाई करते हैं, मतलब कूल डाउन कर रहे हो, लिक्विड में चेंज कर रहे हो, सो गैस को लिक्विड में चेंज करना ही क्या होता है, लिक्विफाई करना होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप क्या देखते हो गर्मियों में, जैसे तुमने ठंडा पानी का गिलास लिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया किसी नॉर्मल कमरे में, ठीक है, और वहां पर थोड़ी देर में क्या होता है, जो गिलास का जो बाहर की सरफेस है उस पर आपको पानी की थोड़ी सी बूंदें दिखती हैं, मतलब पसीना लगा लो, आपको ये लगता है कि गिलास से पसीना आ रहा है। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो वाटर का जो गिलास है उसका टेम्परेचर तो है बहुत कम और गर्मी है, तो कमरे का टेम्परेचर है ज्यादा, ठीक है। तो कमरे में जो गिलास के चारों तरफ जो हवा थी, जो एयर थी, वो क्या थी, गर्म थी, लेकिन गिलास का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वो हवा अब उस ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में जब आएगी, उसके आसपास से जब मूव करेगी, तो हवा भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो गैस ठंडी हो रही है, टेम्परेचर गैस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो पहले गर्म हवा थी, अब वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। ठंडी होने की बजाय वो जो गिलास के चारों तरफ जो हवा थी, अब वो ठंडी होकर किस में चेंज हो जाएगी, पानी की बूंदों में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पानी की बूंदे जो गिलास के चारों तरफ दिखाई देती है, वो अंदर वाला पानी नहीं है कि बाहर आ गया हो, नहीं, वो क्या होती है, वो वहां पर जो मौजूद वो होती है गैसें, ठीक है। वो गैसें फिर बाद में हमें वो दिखते हैं, अभी पानी बाहर दिखाई दे रहा है जो गिलास के, ठीक है, वो क्या दिखती हैं, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो बाहर की एयर थी वो ठंडी होके क्या हो जाती है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफाई। जो गैस वापस से लिक्विड में चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफाई। क्या होगी वो, लिक्विफाई। अब उस लिक्विड को हम और ज्यादा कूल डाउन करेंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो मुझे यहाँ क्या पढ़ाना था भी, जो ये टर्म लिखी हुई है लिक्विफाई, पहले तो हमें ये समझना है भी लिक्विफाई का मतलब क्या है। लिक्विफाई का मतलब है गैसेस के मॉलिक्यूल को कूल डाउन करके लिक्विड में चेंज कर देना, ठीक है। ये क्या हो गया, लिक्विफाई। अब देखिए हमने पढ़ा भी गैस को अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो उसको क्या करवा दो, लिक्विफाई करवा दो, ठीक है। लिक्विफाई दो तरह से हो सकता है, एक तो टेम्परेचर को कूल डाउन करके, और दूसरा क्या हो सकता है, प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब देखिए प्रेशर के से कैसे लिक्विफाई करेंगे, टेम्परेचर तो समझ में आ गया, अभी टेम्परेचर से कैसे लिक्विफाई हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे भी प्रेशर से कैसे उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारी गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। हाँ, इनके ऊपर हमने लगाना है प्रेशर। क्या लगाना है, ये प्रेशर, ये पिस्टन लगा लिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, ठीक, और मान लीजिए इधर से भी हम प्रेशर लगाएंगे, इधर भी पिस्टन मैंने फिट कर दिया। तो जब गैस भरी हुई थी, इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होएगी, ये गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर पास पास आने शुरू हो जाएंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। मान लीजिए एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। जब गैस को दोनों तरफ से हम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, प्रेशर जनरेट करेंगे उसके ऊपर, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है भी, पहले इस गैस ने इतना सारा पूरे कमरे में फैली हुई थी, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इस पूरे कंटेनर में ये फैली हुई थी। अब दोनों तरफ से जब प्रेशर लगा रहे हैं तो पहले तो कहाँ ये पूरे कमरे में पूरे कंटेनर में फैली हुई थी, अब वो सिर्फ इतने से एरिया में आ गई, ठीक है, इतना सा एरिया उसने कवर कर लिया। तो पहले तो इसका जो इतना स्थान इसने घेरा हुआ था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। पहले इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, अब क्या हो गया, बहुत कम हो गया। वॉल्यूम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप कॉटन लेते हो, ठीक है, रुई जो हो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसको कॉटन को आपने यहाँ तक फैलाया हुआ है पूरी, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसे घुमा घुमा के प्रेशर लगा लगा के इतना सा भी कर लेते हो ना, ठीक है। वो कॉटन कैंडी होती है ना, जो वो बूढ़ी के बाल वगैरह भी बोलते हैं, उसको देखो कितना फैला के वो कितना बड़ा कर देता है, और अगर उसको मोड़े तो इतनी सी छोटी सी कैंडी बन जाती है उसमें से, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम मतलब जितनी उसने जगह घेरी हुई है, और अब उसको प्रेशर करके हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं। तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और इस साथ में ये किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ गए। पास पास आना ही क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाना, ठीक है। टेम्परेचर से भी पढ़ा था हमने, वो भारी होगी, ठीक है, आपस में पास आ गए तो लिक्विड में चेंज होना। ये क्या होता है, लिक्विफाई होना, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। अब देखिए अगर गैस हमने प्रेशर से लिक्विफाई करके क्या करवा दिया, यहाँ पर सरफेस पे एडजॉर्ब करवा दिया, तो एडजॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है।
तो ये कहती है, यहाँ तक समझ में आ गया लिक्विफाई होना क्या होता है और एडजॉर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, एक तो ए गैस है, एक बी गैस है, ठीक है भाई, एक ए गैस है, एक बी गैस है भाई। हर मान लीजिए एक शरारती बच्चा था, ये आपने यहाँ पर बैठा दिया, उसको प्रेशर लगाया या फिर समझाया, कैसे भी किया, ठीक है, आपने प्रेशर लगाया या फिर आपने थोड़ा सा, टीचर क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, उसने प्यार से समझाया तो भी वो बच्चा इधर आके बैठ गया। लेकिन हर बच्चा तो बराबर नहीं होता। एक मान लीजिए उससे भी महा शरारती है, ठीक है, वो बिल्कुल जिद्दी है, वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो दो तरह के बच्चे हो गए ना। अभी एक तो चलो ठीक है, टेम्परेचर कम करने से, प्रेशर बढ़ाने से आके यहाँ पर एडजॉर्ब हो गया गैस, एक तो होगी, लेकिन दूसरी क्या पता ना भी हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, एक गैस एक है, ए गैस है, दूसरी गैस बी है, ठीक है। तो जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा जल्दी आके बैठेगी भाई। जो जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी गैस लिक्विड में, वो ज्यादा एडजॉर्ब होगी। और एक गैस है वो कम लिक्विफाई हो रही है, ठीक है, कम लिक्विफाई हो रही है, तो वो क्या ज्यादा चिपकेगी। तो कौन दोनों में से ज्यादा चिपकेगा, एक तो बहुत जल्दी लिक्विफाई हो रही है, सॉलिड से प्रेशर बढ़ाया हमने, ठीक है, थोड़ा सा ही प्रेशर लगाने पे वो क्या होगी, लिक्विफाई होगी, तो आराम से सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएगी, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू ये है बहुत कम लिक्विफाई हो रहा है, थोड़ी सी अमाउंट इसकी लिक्विफाई हो रही है, तो ये थोड़ी सी आके चिपकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एडजॉर्बेट इज गैस, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल है तो एडजॉर्प्शन कैसे होगी, जो गैस जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी वो उतनी ज्यादा ही एडजॉर्ब होगी। इसका मतलब यही लिखा हुआ है, लिक्विफाई गैसेस आर एडजॉर्बेट टू ग्रेटर एक्सटेंट। अब जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी वो गैस उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या होएगी, एडजॉर्ब होएगी, ठीक है। अगर जो कम लिक्विफाई हो रही है तो वो कम एडजॉर्ब होगी। इसके बाद इसमें आपको एक टर्म दी होती है इस टॉपिक में, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या दिया हुआ था आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर आपने स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा होगा और गैसियस में भी पढ़ा होगा। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई, हम क्या कर रहे थे, या तो प्रेशर लगा रहे थे या टेम्परेचर लगा रहे थे। सॉलिड को गैस को हम किस में चेंज कर रहे थे, लिक्विड में चेंज कर रहे थे। वो प्रोसेस क्या थी, लिक्विफाई करने की। जैसे देखो जो आपके नॉर्मल घरों में जो सिलेंडर वगैरह में भरी होती है गैस, ये क्या होती है, ऐसे गैस को क्या किया होता है, कंप्रेस किया होता है, प्रेशर लगा लगा के, ठीक है, किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में। लेकिन वो प्योर लिक्विड नहीं होता, वो सेमी लिक्विड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भी गैस जो भरी होती है सिलेंडर वगैरह में, वो क्या होती है, क्या वो लिक्विड होती है, क्या वो गैस होती है, नहीं, वो क्या होती है, सेमी लिक्विड होती है। और सेमी गैस मतलब उसमें आधी गैस होती है और आधा ही वो लिक्विड होता है। अगर वो पूरा लिक्विड होता तो उसमें से जो पाइप होते हैं उसमें से लिक्विड बहता दिखता ना, लेकिन नहीं दिखता, क्योंकि उसमें क्या है, लिक्विड और गैस किसकी फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। जब लिक्विड और गैस मतलब आधी लिक्विड है आधी गैस है, दोनों 50-50% हैं, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ना है भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए जैसे हमने गैस को हम क्या करवा रहे हैं, मान लीजिए ये ए कोई गैस है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम। मान लीजिए ए कोई गैस ली हमने, ठीक है, यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हो। देखिए जो नीचे ये है एक्स एक्सिस पे हम वो टर्म लिखते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब देखिए अब जैसे मैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही हूँ, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही हूँ, मतलब मैं बर्फ को क्या करवा रही हूँ, मेल्ट करवा रही हूँ। तो मैं वहाँ क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ ना, मतलब हीट कर रही हूँ पैन को, ठीक है, गैस जलाई हुई है, तो मेरे हाथ में क्या है, कंट्रोल करना, टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो एक्स एक्सिस पर हम वो टर्म लिखते हैं, हमेशा कोई भी ग्राफ प्लॉट करते टाइम एक्स एक्सिस पे हम वो टर्म लिखते हैं जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ पानी को बॉईल कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में क्या है, टेम्परेचर। प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर कम कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, वो मेरे हाथ में, ठीक है। उससे अफेक्ट जो पड़ेगा वॉल्यूम में पड़ेगा, उसकी वेपर्स में पड़ेगा, जो भी पड़ेगा वो किस पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो हम खुद से ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस पे आता है, और जो अफेक्ट पड़ेगा उसके वॉल्यूम में पड़ेगा, या फिर जो और भी चेंज होंगे वो कहाँ आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए हमने कोई ए गैस ली हुई है, ठीक है, कोई भी ए गैस है,
उस पर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम शुरू में, मान लीजिए इसका वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 30 है, ठीक है, यहाँ 50 है, यहाँ 40 है। प्रेशर हम यहाँ से जीरो, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, मान ले 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, यहाँ प्रेशर शो हो गया, बार में लिखते हैं ना प्रेशर को हम। अब देखिए ए गैस हमने कंसीडर कर ली, और यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया भी 273 केल्विन टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर लिया। हमने टेम्परेचर क्या कर लिया, कांस्टेंट, कितना, 273 केल्विन। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको अब समझाना अभी हमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, एक गैस है उसको लिक्विफाई करेंगे, प्रेशर से वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। टेम्परेचर उस टाइम पर कांस्टेंट रखना है। मैंने टेम्परेचर मान लिया 273, मैंने जहाँ जिस बीकर को, मैं मान लीजिए इस बीकर में गैस भरी हुई है, ठीक है, मान लीजिए इस बीकर में कोई गैस भरी हुई है और मैं उस पर प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, और जो बीकर है मैंने कहाँ रखा हुआ है, 273 केल्विन टेम्परेचर पे। मान लीजिए उस सरफेस का टेम्परेचर मैंने कितना कर दिया है, 273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले वो गैस क्या थी, भरी हुई थी पूरे कंटेनर में, इसमें जो भी हम जिस कंटेनर पर हम प्रोसेस कर रहे हैं ये, उसमें वो गैस क्या हुई थी, भरी हुई थी, ठीक है। तो मान लीजिए उसका वॉल्यूम कितना था, 50, उसका वॉल्यूम क्या था, 50। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कंटेनर है, यहाँ पर पूरे में गैस भरी हुई है। इस रिएक्शन को मैं ग्राफ से दिखा रही हूँ, ठीक है, ये भरी हुई है इधर पूरी गैस, और यहाँ पर हम अभी इस पर क्या लगाएंगे, हम प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे, ठीक है, पिस्टन लगाएंगे तो उसकी रीडिंग ले रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन से ही प्रेशर लगाएंगे डाउन द, मतलब इसमें डाउन करेंगे प्रेशर से, ऊपर से भर के नीचे तक, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम ग्राफ से यहाँ समझेंगे। पहले मैंने प्रेशर लगाया, ठीक है, थोड़ा सा लगाया, 2, 4, 10, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर लगाने से ये गैस पहले तो इधर तक फैली हुई थी, अब क्या हो जाएगी, ये गैस सिर्फ यहाँ तक बच जाएगी, ठीक है, यहाँ तक बच गई है गैस। इसमें भाई गैस कहाँ तक बच गई, सिर्फ इतनी बच गई, जो पहले इधर इतना जिसने घेरा हुआ था। देखिए दोबारा से देखते हैं इसको, मान लीजिए ये प्रेशर लगा रही हूँ मैं, ये गैस इधर भरी हुई है पूरे में, ठीक है, और ये पिस्टन हमने इसके ऊपर लगा दिया। ये पिस्टन को जब आप नीचे लेके आओगे तो गैस जब पूरे में भरी हुई थी, अब सिर्फ कहाँ रह गई, सिर्फ इतने में रह गई, ठीक है। जब आप इसको पिस्टन को लगा रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे पहले 10 प्रेशर लगाया मान लीजिए, फिर 20 प्रेशर लगाया, मान लीजिए पहले 10 प्रेशर लगाया, तो जो इतना वॉल्यूम था अब वो क्या होना शुरू हो गया, मान लीजिए 40 पे आ गया वो वॉल्यूम। पहले 50 पे था, प्रेशर नहीं लगाया था तो पूरे इसमें फैली हुई थी। अब हमने प्रेशर कितना लगाया, 10 प्रेशर लगा लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये हमने कंसीडर कर लिया, 10 प्रेशर लगा दिया, तो वॉल्यूम कहाँ आ गया इसका, 40 पे आ गया। चलो भाई ठीक है। फिर हमने 20 प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर और बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, मान लीजिए ये 30 के आसपास हो गया, ठीक है। अब हमने और प्रेशर लगा दिया 50, तो और कम हो गया, ठीक है। तो जब इन रीडिंग को हम मैच करेंगे तो हमारी कैसे आ रही है, देखिए इसको जब हम यहाँ से मैच करेंगे तो यहाँ पर एक इसका पॉइंट बनेगा। अब इस जब 20 प्रेशर था, 20 प्रेशर पर वॉल्यूम कितना था, 30, तो एक ये पॉइंट बन गया हमारा। जब 50 प्रेशर किया तो इस पर कितना आ गया था, 20, तो ये बन गया, ठीक है। और जब 100 प्रेशर लगा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे ये कम, इससे और भी कम आ गया, 20 से मान लीजिए 15 हो गया। तो जब इन सारे पॉइंटों को हम नोट करेंगे, ग्राफ बनाना आता है ना, तो ऐसे ही लेते हैं। 10 प्रेशर पर हमारी कितनी वॉल्यूम थी, मान लीजिए 40 हो गई थी, जब 20 किया था तो कितनी थी, 30, और इनिशियल पॉइंट क्या था, 50 वॉल्यूम का। वॉल्यूम पहले तो पूरे में ही भरा हुआ था, अब क्या हो रहा है, 40 हो रहा है, थोड़ा और प्रेशर लगा रहे हैं, 30 हो रहा है, थोड़ा और प्रेशर लगा रहे हैं, क्या रहे 50 हो रहा है। तो जितना जितना प्रेशर लिया है इनके पॉइंट को वॉल्यूम से हम क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो ये एक कर्व बनेगी ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो ये वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे हम गैस पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पहले गैस इधर तक फैली हुई थी, अब क्या होगी, थोड़े से में आ गई, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, अब कम हो गया, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर, 273 केल्विन टेम्परेचर पर, 273 पे। अब इसने ये सोचा भी 273 पे तो आराम से लिक्विफाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। इसने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, भी टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। 273 की बजाय अब इसने कर दिया यहाँ पर 280,
मान लीजिए कितना टेम्परेचर कर दिया 280। यहाँ पर क्या था वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर क्या था प्रेशर। देखिए एक बार में वो समझ में आ गया ना भी कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब हम सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। अब 280 केल्विन जब इसने टेम्परेचर किया तो गैस क्या होगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा है गैस क्या होगी, लिक्विफाई होना शुरू हो गई, ठीक है। फिर इसने क्या सोचा, अभी इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए इसने टेम्परेचर कितना कर दिया 300 केल्विन। अब कितना टेम्परेचर कर दिया इसने 300 केल्विन। तो जो गैस कंप्रेस हो गई थी इजीली, लिक्विफाई हो गई थी, अब वो क्या होनी शुरू होगी, थोड़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने पे कंप्रेस हो रही है। पहले तो क्या हो रहा था, आराम से प्रेशर लगा रहे थे, वो क्या हो रही थी, वॉल्यूम कम हो रहा था, लिक्विफाई हो रही थी। 300 केल्विन पे वो लिक्विफाई तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इतनी आसानी से जैसे स्मूथली, मान लीजिए आपने जैसे ऐसे स्मूथली उसको कंप्रेस कर रहे थे ना, अब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम अब इतनी ईजिली कम नहीं हो रहा है। फिर क्या करता है, अगर ये 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर अब वो सोचता है चलो मैं 300 की बजाय मैं कितना करता हूँ 350 कर देता हूँ, ठीक है। तो जब उसने 350 केल्विन टेम्परेचर किया ना तो गैस क्या होगी, लिक्विफाई होना बंद हो जाएगी। गैस क्या होगी, लिक्विफाई होना बंद हो जाएगी, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए। मान लीजिए शुरू में प्रेशर लगाया हमने, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो रही है, देखिए उसका वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब चाहे देखिए 40 प्रेशर लगा लिया, 50 प्रेशर लगा लिया, 100 लगा लिया, लेकिन इसकी तो अमाउंट सिर्फ इतनी ही रही। मान लीजिए यहाँ पर 40 थी, ठीक है। अब इसके बाद इसने कूल डाउन, मतलब इसने वॉल्यूम कम नहीं किया, हमने कितना ही प्रेशर लगा लिया। देखिए इस पे भी यही रीडिंग आ रही है, इस प्रेशर पे भी यही रीडिंग आई, इस पे भी, मतलब मान लीजिए यहाँ 40 था, यहाँ 50 था, यहाँ 60 था, यहाँ 70 था, रीडिंग सिर्फ 40 तक ही रहेगी। मतलब अब जो वॉल्यूम था वो सिर्फ इतना ही कम हुआ है, इतना थोड़ा सा वो नहीं रहेगा। जैसे पहले तो बहुत कम सा हो गया था ना वॉल्यूम, अब वो कंप्रेस होने पर सिर्फ यही अटक गई, इसके बाद वो कंप्रेस नहीं हो रही, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या होनी बंद होगी, लिक्विफाई होना बंद होगी। अब मान लीजिए 350 केल्विन टेम्परेचर है, इस पर ये लिक्विफाई होना बंद होगी। अब मान लीजिए कोई ये सोचेगा चलो भाई 351 करके देखे, 352, तो चाहे अब आप 351 करो, चाहे 52 करो, चाहे 60 करो, चाहे 400 करो, वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, वो सिर्फ क्या रह जाएगी, वहाँ पर गैस ही रहेगी, ठीक है। वो क्या रहेगी, गैसियस ही रहेगी। तो वो टेम्परेचर कौन सा, जिसके ऊपर लिक्विफाई नहीं हो रही। भाई 350 केल्विन जो हमने टेम्परेचर लिया था, अब इसके ऊपर चाहे टेम्परेचर 360 करो, 370 करो, 380 करो, चाहे कितना भी करो, गैस किस में चेंज नहीं होगी, लिक्विड में चेंज नहीं होगी। तो ये टेम्परेचर जिसके बाद गैस लिक्विड में चेंज होना बंद हो जाती है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, भाई शुरू में तो हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे, ठीक है, और गैस क्या होती रही, लिक्विफाई होती रही, ठीक है। तो लिक्विफाई होती रही तो कोई फर्क नहीं पड़ा टेम्परेचर पर। तो अब हमने क्या किया, टेम्परेचर 350 कर दिया। 350 के बाद अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विफाई होने से मना कर देती है, भाई अब मैं और लिक्विफाई नहीं होंगी, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे प्रेशर लगाओ, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो टेम्परेचर जिसके बाद में गैस ने लिक्विड में चेंज होने से मना कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। भाई देखो जैसे हम खाना खाते हैं, जब तक भूख होती है तभी तक खाएंगे, तो जब हमारी भूख मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद खाना नहीं खाएंगे, तो हमारी जिस टाइम पर वो भूख बंद होगी वो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। अब देखिए उसके बाद ये तो समझ में आ गया भी गैस को अगर हमने एडजॉर्ब करवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा, उसको लिक्विफाई करवाना पड़ेगा। टेम्परेचर से करवा रहे थे, प्रेशर से करवा रहे थे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, भी उस टेम्परेचर के आने के बाद वो गैस क्या हो रही है, फर्दर लिक्विफाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब वहां पर एक और टर्म लिखी होती है आपकी बुक में, क्या लिखी होती है, भाई जिस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। भाई देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, लिक्विफाई कर दो एडजॉर्ब हो जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। अब ये क्या आ गया नया, भी हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर एडजॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये समझो
हमने दो गैस ले ली, एक ए गैस है, एक बी गैस है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए 500 है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए 1000 है, ठीक है। इसका 500 है, इसका 1000 है। तो एक बात बताओ, कौन सी ज़्यादा एडजॉर्ब होगी? जिसका हाईली क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। मतलब इसका मतलब ये है, एक गैस ए है, एक बी है, जिसका एक का लिया हमने 500, एक का लिया है 1000। भी अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, गैस से किस में चेंज कर रही हूँ, लिक्विड में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो सिर्फ अगर मेरा वहाँ पर 500 टेम्परेचर आ गया, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको केल्विन में लिख दिया 500 केल्विन, ठीक है। अगर यहाँ पर 500 केल्विन टेम्परेचर जब आ गया, उसके बाद अगर 501 केल्विन हो गया ना इधर, तो ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ 500 की रेंज तक ही लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन ये वाली गैस क्या बोल रही है, आप लिक्विफाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बस कहाँ तक करना है, 1000 तक, उसके ऊपर मैं सहन नहीं करूँगी। भाई ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या है, एक गैस है, ठीक है, और आप उसको कंप्रेस कर करके, मान लीजिए मार के, पीट के किस में चेंज कर रहे हो, लिक्विड में, और साथ में टेम्परेचर भी दे रहे हो, तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हो आप उसके साथ। भाई कंप्रेस भी कर रहे हो और टेम्परेचर भी दे रहे हो। देखो टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल की क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करेंगे, एक तो गैस है, पहले ही बहुत दूर थी, ठीक है, आप उनको क्या करके आ रहे हो, पास लेके आने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप भी करा रहे हो, पास आओ, प्रेशर लगा रहे हो, साथ में आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो उसके अपोजिट कर दिया। वे टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, और दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, भाई प्रेशर लगाऊंगा मैं तो दूर जाने ही नहीं दूंगा, ऊपर से टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बोल रहा है तुम दूर जाओ, प्रेशर बोल रहा है नहीं तुम पास आओ, तो कैसे करेगा। तो गैस क्या करेगी, एक लिमिट तक सहन करेगी, वो लिमिट क्या हो जाएगी, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। भाई मैं उसी टाइम तक टेम्परेचर सहन करूंगी जहां तक मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। मान लीजिए इस गैस को आप लिक्विफाई कर रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे, साथ में टेम्परेचर भी, अगर तुमने सिर्फ 500 केल्विन तक मेरा टेम्परेचर बढ़ाया तो ही मैं लिक्विफाई होंगी। भाई मैं क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मैं दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रेशर लगा रहे हो तो मैं पास। भाई मैं इधर भागूं या मैं इधर भागूं, ठीक है, तो मैं वहां तक सहन करूंगी जहां तक मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो हर गैस का एक यूनिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो इस गैस का कितना है, 500, और इस गैस का कितना, 1000। अब ये देखो भी एक गैस है वो तो सिर्फ 500 केल्विन तक ही सहन करेगी, उसके बाद उसका सब्र का बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये पूरी जो वे होते हैं ना संत महात्मा, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, जो भी बढ़ाना बढ़ाओ, मैं लिक्विफाई होती रहूंगी। तो हमारे लिए तो क्या है, ये वाली अच्छी है ना, देखो कितनी अच्छी है, 1000 केल्विन तक टेम्परेचर भी सहन कर रही है, प्रेशर भी लगा रहे हैं, मतलब दोनों प्रोसेस अपोजिट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारी क्या हो रही है, लिक्विफाई हो रही है, ठीक है। लिक्विफाई होएगी तो एडजॉर्ब भी हो जाएगी। तो जिसकी ज्यादा सहन शक्ति होएगी, ठीक है, जिसकी ज्यादा सहन शक्ति होएगी, जिसकी ज्यादा सहन शक्ति होएगी वो उतना ही ज्यादा एडजॉर्ब करेगी, ठीक है। देखिए ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन ये जो टर्म है अगर ये समझ में नहीं आती तो इसके बाद जो हम फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ते हैं ना वो भी नहीं आता। तो इसको इतना टाइम देने का पीछे रीजन यही है भाई, मतलब जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या पढ़ा हमने, हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट जो आके चिपकने वाली स्पीसीज, सॉलिड है लिक्विड है गैस, सॉलिड लिक्विड तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन गैस नहीं हो रही तो हम गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विफाई कर रहे हैं। लिक्विफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विफाई होगी, तो जो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एडजॉर्प्शन। वहां पर फिर टॉपिक में एक टर्म लिखे होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, कई बार क्या करता है इसको 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसे ही पूछ लेता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो वो भी आना चाहिए। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो गैस क्या करेगी, लिक्विफाई नहीं होगी। फिर उसके बाद ये एक और लाइन लिख देते हैं, जिस गैस का जितना ज्यादा हाईली क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी ही ज्यादा एडजॉर्ब करेगी। मतलब जो गैस ज्यादा टेम्परेचर सहन कर रही है और उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, वो एडजॉर्ब हो जाएगी। हमने सहन शक्ति से इसको डिनोट कर दिया। या फिर ऐसे भी समझ लो, मान लीजिए एक पतली सी पाइप है, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, पतली सी पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है, और एक बहुत लंबी चौड़ी पाइप है जो ये सीवरेज वगैरह की दबी हुई होती है, ठीक है, उसमें से क्या जा रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो इससे आप कंसीडर कर सकते हो। या फिर पिछला जो एग्जाम्पल लिया था, अब देखिए
हमने ये टर्म पढ़ ली भाई, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है वो कैसे अफेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने पहला पढ़ा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सेकंड पढ़ा था टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से डिजॉर्प्शन हो रहा था, एडजॉर्प्शन क्या हो गया था, रिमूव होना शुरू हो गया था, तो क्या हो गया था, डिजॉर्प्शन। उसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का हमने पढ़ लिया, क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह पढ़ लिया। फोर्थ जो टर्म है हमारी प्रेशर। अब देखिए प्रेशर उसको कैसे अफेक्ट करेगा। प्रेशर से पहले ये टर्म, ये टॉपिक आना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले इसको कवर किया है। अब देखिए प्रेशर लगा रहे हो आप, ठीक है, हमने क्या करवाना है, एडजॉर्प्शन करवाना है। प्रेशर लगाना है मॉलिक्यूल के ऊपर, वही सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं उधर वाले, सेम एज इट इज है ये भी। तो प्रेशर लगाने की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, एडजॉर्प्शन पे। अब देखिए जब हम ये प्रेशर लगा रहे थे, ठीक है, तो वहां पर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया था ना 273 कांस्टेंट करके फिर देख रहे थे रिएक्शन, फिर 300 कर रहे थे। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे, बढ़ा बढ़ा के देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर एक बार मान लिया 273 ले लिया या 300 ले लिया, जो भी ले लिया आप, अब उसको कांस्टेंट रखो और फिर रिएक्शन करवा के देखो, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किया हमने और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। भी प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, प्रेशर अप्लाई करो, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ये मतलब फिनोमिना बनता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच इसके जो है वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। भी सेम टेम्परेचर पर कोई भी टेम्परेचर ले लिया, मान लीजिए 500 केल्विन कंसीडर कर लिया, तो पूरे की पूरी प्रोसीजर के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, 500 ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। कई सारी वो होती हैं आपकी टर्म, जैसे आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबार क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट करें, सॉरी आइसोबार क्या होता है जब हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। एक क्या होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। एक होता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या करते हैं हम, हीट को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंडलिच ने ये कहा, फ्रेंडलिच का जो ये आपको क्या करना है, इसका मैथमेटिकल जो इक्वेशन आपको इसकी लिखनी है, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है फ्रेंडलिच, ये कहता है भाई x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p, प्रेशर की पावर दी हुई है 1/n। ये इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है आपको डिराइव करना है, कहाँ से आएगा ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसने दे दिया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। हम यहाँ से कंसिडर कर लें पहले, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से। अब क्या है ये, x क्या है, m क्या है, p तो समझ में आ गया, प्रेशर है, ठीक है। क्या है ये, देखिए x क्या है, जो हमने ये सरफेस कंसीडर की है, ठीक है, सरफेस कंसीडर की है, तो x क्या है, यहां पर जो ये आके मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं ना, ये तो है x, ठीक है। और m क्या है, जो ये सरफेस है इसका मास। अगर तुम सॉलिड ले रहे हो, कोई सॉलिड ले रहे हो, उसके ऊपर आकर चिपकने वाली स्पीसीज, वो तो क्या होगी, x। और जो तुम्हारा सॉलिड है उसका एक मास होगा, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा ये सरफेस वाला। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, p के। मतलब तुम सरफेस पे एडजॉर्प्शन करवाओगे, और वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, p के, प्रेशर के। p क्या है यहाँ पर, प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर। मतलब यहाँ पर जब मैंने मॉलिक्यूल्स को आके अट्रैक्ट करवाना है, मतलब एडजॉर्ब करवाना है, तो मैं जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल आके चिपकेगे ना। अभी हमने इसमें पढ़ा था ना, भी जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो जितना अमाउंट आके चिपक रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भाई प्रेशर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, और एडजॉर्प्शन भी बढ़ गया। प्रेशर घटाया, एडजॉर्प्शन भी घट गया। किसके केस में ले रहे हैं हम, गैस के केस में ले रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर x क्या हो गया, अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और m क्या हो गया, मास ऑफ एडजॉर्बेंट,
भाई सरफेस पे आके चिपकेंगे, कितने चिपकेंगे, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, ये क्या है, m से मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। मान लीजिए अब तो 35 का हो गया, मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर है, और वो पेपर क्या है, मास, ठीक है, इसको मास से डिनोट कर रहे हैं। और आप उसमें लेके आए हो 95, 95 हो गया, किसी का 96 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके ऊपर, x क्या हो गया, आपके नंबर जितने आप उसमें लेके आओगे। ये हो गया आपका पेपर के टोटल मार्क्स, कितने का पेपर है, 100 का, ठीक है, आप उसमें कितने लेके आओगे भाई, किसी के 80 आएंगे, किसी के 90 आएंगे, किसी के 95 आएंगे, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, p के मतलब जो टीचर, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर लगा लगा के बैठा रहे हैं ना, बैठ पढ़ ले, ठीक है, बैठ पढ़ ले, सारा दिन पढ़ ले ऐसे बोलेंगे ना, तो जितना ज़्यादा वो आपके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बोलेंगे ना पढ़ ले, तो उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे ना, ठीक है। पी से आप प्रेशर भी बोल सकते हो, या फिर पी से आप प्रैक्टिस भी बोल सकते हो। भी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे ना। इसको नेगेटिव में नहीं लेना, भी प्रेशर लगाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो अपनी मर्जी है, कोई ऐसे भी पढ़ लेता है बिना प्रेशर के भी। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा तो आपके नंबर आएंगे। तो एक्स तो ये हो गया हमारे मार्क्स, और m क्या हो गया, पेपर के टोटल। भाई मैंने मान लीजिए 80 आए हैं, किस में से, 100 में से, तो ये मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरी जितनी मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इसको जब कंबाइन लिखेंगे, x बाय m क्या हो जाएगा, फिर पूरा x बाय m, ये तो अलग अलग बताया था, ये मार्क्स हो गया, ये टोटल मार्क्स का पेपर हो गया। x बाय m क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। जैसे तुम ये नहीं लिखते हो भाई, मान लीजिए मेरे 50 मान लीजिए 100 मेरे 80 नंबर आए, ठीक है, कितने में से, 100 का पेपर था, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मेरे इसके जितनी मैंने प्रैक्टिस की है। तो आप इसको ये नहीं बोलते, मान लीजिए 180 में मार्क्स आए 100 में से, मान लीजिए आपकी परसेंटेज जो भी बनी, आप उसको क्या बोलते हो, परसेंटेज बनी ना। तो जितने नंबर आए, जितने नंबर का पेपर था, टोटल 100 का पेपर था, उसमें से जितने आए वो क्या निकलती है, उसकी परसेंटेज निकलती है। ऐसे ही जितने मॉलिक्यूल्स आके चिपके किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वो रेशो क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। भाई कितनी अमाउंट गैस की एडजॉर्ब हुई है। एक्स बाय एम क्या बताएगा, भाई कितनी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हुई है, कितना इस पे, मास पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रेशर के। भी जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही गैस क्या होगी, वहाँ पर एडजॉर्ब होगी। अब देखिए यहाँ पर 3 केस बनते हैं, आपकी उसमें बुक में भी दिया होगा ना ऐसा ग्राफ बना के। हम यहाँ पर भी पढ़ा था, पहले इस वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, भी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या पढ़ना है, भी जितना मैं प्रेशर लगाऊंगी उतना ही, ये क्या है, एक्स बाय एम क्या डिनोट कर रहा है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। जैसे मैंने उसमें परसेंटेज बताई थी, भी जितनी पर आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परसेंटेज बढ़ेगी, ठीक है। देखिए एक्स बाय एम हमने किसको कंसीडर किया है, भी कितनी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होएगी। इसका एग्जांपल हमने लिया, भी कितने मार्क्स, हमें मार्क्स की रेशियो लिखी थी ना हमने, परसेंटेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारी प्रैक्टिस के। अब देखिए x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने प्रेशर के ये समझा, भी प्रेशर लगाएंगे तो अमाउंट ऑफ गैस क्या होएगी, एडजॉर्ब होएगी। अब देखिए फ्रेंडलिच ने एक आइसोथर्म दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको। फ्रेंडलिच ने दिया है, ये इसके साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसने क्या कहा कि x बाय एम, जो यहाँ मैंने क्या समझाया, x बाय एम क्या होता है, ठीक है, जो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ आपको समझाना है, ये पहले बताया भी x बाय एम क्या हो गया, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, और किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली किसके, प्रेशर के, ठीक है। अब देखिए फ्रेंडलिच ने क्या बोला कि x बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, यहाँ तक तो इसके समझ में आ गया। लेकिन उसने क्या दे दिया, अभी प्रेशर की पावर कितनी होगी, 1/n। क्या दे दिया उसने कि x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, और प्रेशर की पावर कितनी होगी, 1/n। ये उसने क्या दे दिया, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, ये कि भाई तुम जब भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी, तो वो किस फॉर्मूले से होगी, इससे होगी। तो प्रेशर की पावर दे दी उसने 1/n। अब देखिए यहां से हम 2 केस बनाते हैं इस जनरल फॉर्मूला से। जैसे आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे देते हैं भाई a + b का होल स्क्वायर,
किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको जनरल फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो फिर इसमें a की जगह 1 2 रख के, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, आप ऐसे निकाल सकते हो ना। तो ये जो दिया है ये तो क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। अब उस जनरल फॉर्मूले से हम आगे क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल करके उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसने ऐसे ही फ्रेंडली ने क्या दे दिया, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि भाई तुम जब भी प्रेशर अप्लाई करोगे और वहां पर गैस का क्या करवाओगे, एडजॉर्प्शन करवाओगे, तो आपको ये फॉर्मूला जो है, ये रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहां से 2 केस जनरेट हो गए। केस 1 में क्या हो गया भाई, जो x बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जो ये पावर 1 बाय एन है, जो ये पावर 1 बाय एन है, इसने क्या दिया हुआ था, n किसके बीच में लाई करेगा, 1 के और 0 के बीच में। कैसे लाई करेगा, इसने कह दिया जो ये प्रेशर है, ठीक है, तुम इसकी पावर जो 1 बाय एन दी हुई है, तुम n को एक बार 1 रख लेना और एक बार 0 रख लेना, ठीक है। एक बार n कहां से कहां तक लाई करेगा, n की लिमिट दे दी भाई, ये n जो होगा वहां एक बार 1 आ सकता है। यहाँ पर जो p की पावर तुमने 1 बाय एन लिखा है ना, तो ये n को अगर तुम चेंज करोगे तो ये किस में चेंज हो सकता है, एक बार 1 में और एक बार 0 में। देखिए कैसे होगा, अब हम इसको पढ़ेंगे। 2 केस बना दिए इसने भाई, जब x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 बाय एन, मतलब प्रेशर की पावर 1 बाय एन। अब अगर यहाँ पर मुझे p की पावर 1 बाय एन है और मुझे यहाँ प्रेशर को 1 रखना है, सिर्फ यहाँ क्या रखना है 1, तो मैं n को क्या रख दूंगी 1, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ प्रेशर, तो खाली ये सिर्फ P लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 से 1 काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया, 1 के। यहाँ से फर्स्ट केस बन गया भाई, x बाय एम जो एडजॉर्ब होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, और 1 बाय एन दिया हुआ था, हमने इसको 1 बाय एन को किस में चेंज कर लिया, 1 में। उसके लिए हमने क्या किया, n को क्या रख दिया, हमने 1 रख दिया, n को 1 रख दिया, तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया, 1 में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये 1 में चेंज हो गया x बाय एम, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, k। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बायो वाले स्टूडेंट समझेंगे। देखिए जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वल में करने के लिए राइट साइड में इसमें हम क्या कर देते हैं, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, c कुछ भी, ठीक है। तो बुक्स में क्या लिखा होता है, k, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, k लिख दिया है। k को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर की पावर 1, यहाँ पर मैंने इस साइन को हटाने के लिए क्या लिख दिया, इक्वल, और k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या बन गया, x बाय एम इज इक्वल टू के पी बन गया। ये क्या बन गया, x बाय एम इज इक्वल टू के पी बन गया। अब देखिए ये किसके जैसी बन गई, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसे बन गई। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, उससे जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे, इसको x बाय एम को इज इक्वल टू के बाई पी, तो यहां से ये बता देगा जो y इंटरसेप्ट पे है वो मैंने क्या लिखना है, x बाय एम। x इंटरसेप्ट पे मैंने क्या लिखना है, प्रेशर, ठीक है। और स्लोप क्या बनाएगा इसका, k आ जाएगा इसका स्लोप। इसने ये बता दिया इस लाइन में। देखिए हमने शुरू में क्या किया, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़े, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। इसमें हमने, क्योंकि जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बाय एन 1 बाय एन, यहाँ से आपने शुरू करना है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा x बाय एम क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है। यहाँ से हमने बता दिया। फिर हमने यहाँ से 2 केस शुरू किए। पहला केस जब हमने शुरू किया, यहाँ पर प्रेशर को हमने 1 बनाया, n को 1 रख दिया, ठीक है। अब हमने डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए इक्वल कर दिया, और ये जो इक्वेशन बन गई ये किसके इक्वल आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन के। तो ये क्या बताएगी, जब हम इसकी कंपैरिजन स्ट्रेट लाइन से करवाएंगे तो x बाय एम को आप कहाँ लिखोगे, y एक्सिस पे, और प्रेशर को कहाँ लिखोगे, x एक्सिस पे, और स्लोप क्या बनेगा आपका k। तो हमने यहाँ से एक ग्राफ बनाया, ठीक है। जो ये यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है ना आपका, जो बुक में बनाया हुआ है, वो कहाँ से बनेगा, पहले फर्स्ट केस से आधा ग्राफ बनेगा, सेकंड केस से आधा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे कंबाइन करके लिखा हुआ है। पहले क्या बनाया, इसको आधे को बनाया है फर्स्ट केस से। देखिए अब इसने बता दिया इस इक्वेशन ने भी, आप x बाय एम को कहाँ लिख दो,
x बाई एम को आप y एक्सिस पे लिख दो और प्रेशर को आप कहाँ लिख दो, x एक्सिस पे लिख दो, और आपका जो स्लोप बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, k। अब देखिए इस k के आगे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो स्लोप कैसे आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट पॉजिटिव। अगर यहाँ k के आगे नेगेटिव होता तो ये लाइन ऐसे आ जाती, ठीक है। k के आगे अगर पॉजिटिव होता तो सीधे ऊपर इंक्रीजिंग, अगर k के आगे नेगेटिव होता तो क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग में। अब देखिए ये समझ में आ गया, इसने क्या कहा। अब यहां से मुझे ये पता चल गया जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। तो मैंने यहाँ पर ये आधा जो है वो बना दिया, ग्राफ बना दिया कि x बाई एम है जो ये, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p है, p की पावर 1 लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस वाला ग्राफ है, जब आप x बाई एम अमाउंट को कहाँ लिख रहे हैं, y एक्सिस पे, ठीक है, और प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमें ये लाइन मिली, डायरेक्ट की लाइन मिली, ठीक है। फिर सेकंड केस जो लिखेंगे हम उनको दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट केस समझ में आ गया, अब हम यहाँ पर सेकंड केस करेंगे, ठीक है, सेकंड भी इधर ही लिख लेते हैं। अब जनरल फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, केस सेकंड बना के देखेंगे भी केस सेकंड क्या बनेगा। इसमें जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p बाई 1n दिया हुआ है, एक तो हमने बना लिया, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 तो हमने बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, n की जगह हमने 1 रख के देखा। अब अगर हम n की जगह इन्फिनिटी रख के देखें, मतलब देखिए जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था वहां से हमें ये पता चल गया, अभी शुरू में जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी, तो वो कौन सा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर पे। फर्स्ट केस को किसके नाम से बोलेंगे, लो प्रेशर। जब आप शुरू में प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, शुरू में तो लो ही था प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस क्या था, दूर दूर था, ठीक है। वो क्या किया आपने, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो वो क्या होना शुरू हो गया, एडजॉर्ब होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, लो प्रेशर वाला। अब हम प्रेशर बढ़ाए जा रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर कौन सा हो गया, हाई प्रेशर, तो वो सेकंड वाला हो गया। अब देखिए जब हम सेकंड कंसीडर कर रहे हैं हाई प्रेशर वाला, उसमें क्या हुआ होगा भाई, अगर हमने प्रेशर सिर्फ यहाँ पर तो शुरू किया था n इज इक्वल टू 1, मतलब प्रेशर सिर्फ लगाना शुरू किया था, आप ऐसे समझो इसको। फर्स्ट केस में n को 1 मान लिया, मान लीजिए शुरू वाली टर्म ले ली। अब मैंने बहुत इनफाइनाइट प्रेशर लगा दिया, जब मैं n की जगह क्या ले रही हूँ, इनफाइनाइट, तो 1 बाय n की जगह इनफाइनाइट लूंगी तो इन्फिनिटी लूंगी, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, उसकी यूनिट ही नहीं पता कितना प्रेशर लगा दिया, तो वहां पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से क्या आया, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर, यहाँ 1 बाय n को मैंने किस में चेंज कर दिया, 0 में, मतलब प्रेशर की पावर 0। जैसे देखिए हमने पढ़ा था भी किसी की पावर यहाँ बेशक 1 लिखा हो या ना लिखा हो वो 1 ही होता है। ऐसे ही अगर किसी की पावर 0 लिख दी, मान लीजिए x की पावर 0 लिख दी, तो उसका मतलब क्या है, वहां पे 1 आ गया। m की पावर 0 लिख दी, उसका मतलब क्या है, वहां 1 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या लिख दिया मैंने कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p0। p0 का मतलब क्या है, 1। p0 का मतलब क्या है, 1, मतलब उसकी पावर की कोई वहां मतलब प्रेशर की कोई पावर ही नहीं है, 0 है। 0 प्रेशर का मतलब क्या है, वहां प्रेशर है ही नहीं। किसी की पावर 0 मतलब वो 0 हो गया, ठीक है, तो वहां पर कोई प्रेशर है ही नहीं, तो p की पावर 0 का मतलब क्या आ गया, 1, ठीक है। अब x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैंने 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, k से कर दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x बाय एम किसके इक्वल आ गया, k के। भाई यहाँ से ये पता चला, x बाय एम से ये पता चला भाई ये तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जो आपने यहाँ पे इनफाइनाइट प्रेशर लगाया हुआ था, आपने तो इनफाइनाइट इतना बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया हुआ है, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। डिपेंड नहीं कर रही कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर तो प्रेशर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रेशर की पावर तो यहाँ पर 0 हो गई इनफाइनाइट लगने की वजह से। मतलब एक रबड़ था, आप उसको खींचे जा रहे हो, बहुत ज्यादा दूर तक खींच दिया तो उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो खत्म हो गई। ऐसे ही यहाँ पे जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाए जा रहे हो, लेकिन इसने क्या कर दिया, बंद
जो गैस ने एडजॉर्ब होना बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया x बाय एम किसके इक्वल आ गया, के, मतलब यहाँ पर प्रेशर नहीं है। तो x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए के से मल्टीप्लाई किया, यहाँ के आ गया। इसको फिर हम y इज इक्वल टू एम एक्स से जब हम इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है, अभी आप x एक्सिस पे तो क्या लोगे, x बाय एम, y पे जब आप प्रेशर ले रहे थे तो वहां पर एक कांस्टेंट लाइन आ गई, क्या आ गई, के क्या आ गया, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। मतलब आप बेशक से कितना ही प्रेशर बढ़ाते जाओ, ठीक है, यहाँ देखो, बेशक से आप कितना ही प्रेशर बढ़ाते जाओ, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब नहीं होगी। देखो इन दोनों केस को जब हम मर्ज करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, हमने क्या लिया, फर्स्ट केस ऐसा लिया जब हमने शुरू में प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, शुरू में प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है, हो रही है, अभी एकदम से सीधा स्ट्रेट लाइन आ रही है। और जब आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कर रहे हो तो उसके बाद वो प्रेशर जो क्या है ये एडजॉर्ब होनी बंद हो रही है। जैसे देखो यहाँ पर प्रेशर लगाया, इतनी एडजॉर्ब होगी, फिर प्रेशर लगाया, इतनी एडजॉर्ब होगी, और प्रेशर लगाया, इतनी एडजॉर्ब होगी, और लगाया, एक ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट को ऐसे समझेंगे, जैसे देखिए आप एक गिलास पानी में चीनी घोल रहे हो, ठीक है, चीनी घोल रहे हो, घुल रही है, पहले तो घुल रही है, और 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, मान लीजिए 5 चम्मच डालने के बाद वो चीनी उसमें घुलनी बंद हो गई, ठीक है भाई, वो बंद हो गई तो उसका कौन सा पॉइंट आ गया, वो सैचुरेशन। जैसे आप खाना खा रहे हो, भूख लगी है, खा रहे हो, एक टाइम बाद आपको चाहे आपके सामने कुछ भी रखा हो, अगर आपकी संतुष्टि हो गई, ठीक है, भूख खत्म हो गई, उसके बाद क्या आप खाना खाओगे, नहीं खाओगे, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया आपका, सैचुरेशन। मान लीजिए आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही थी, लेकिन इस पॉइंट पर आकर क्या होगी, वो गैस एडजॉर्ब होना बंद होगी। अब आप देखिए प्रेशर तो अभी भी बढ़ा रहे हो, मान लीजिए यहाँ 40 था, 50, 60, 70, यहाँ पर, यहाँ तक तो देखो क्या आ रही थी, इस पे भी इसकी यूनिट आ रही थी, इतना प्रेशर बढ़ाया तो इसकी यूनिट आई, उधर हमने ग्राफ बनाया था, आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद कितना ही प्रेशर अप्लाई करते रहो, ये वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा रही, इसकी वैल्यू यहीं पे कांस्टेंट होगी। मान लीजिए 100 प्रेशर पे भी इतना, 120 प्रेशर पे भी इतनी ही वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, किसकी, अमाउंट ऑफ गैस की। मतलब आप कितना ही प्रेशर लगा लीजिए, सरफेस के ऊपर जो है मोलिक्यूल्स आके नहीं चिपकेंगे। सेकंड केस से ये पता चल गया, ठीक है। अब देखिए जब दोनों केसों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा ग्राफ बनता है। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं या सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। देखिए अब हमने यहाँ तो पढ़ लिया, अभी फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख ली भी, x बाय एम मतलब इतना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी किसके, प्रेशर के। फ्रेंडलीच ने एक ये जनरल फॉर्मूला दिया था, उसको हमने 2 केसों में डिवाइड कर लिया था। अभी एक तो हो सकता है एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा होगा, एट हाई प्रेशर पे क्या हो रहा होगा, दोनों को ज्वाइंट करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये जो बीच में होता है, ये जो हमने जनरल फॉर्मूला दिया था, ये मॉडरेट होता है, मतलब बीच में क्या हो रहा है, आप उससे लो पे जाके देखो, आप उससे हाई पे जाके देखो, ये कौन सा होता है, मॉडरेट बोल सकते हो आप इसको, या फिर इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हो। इसके बाद यहां तक तो क्या हो रहा है, एडजॉर्ब, इसके बाद वो होना बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें इस फ्रेंडली एडजॉर्प्शन को यहां तक तो पढ़ लिया, अब हमें इसका क्या करना होता है, मैथमेटिकल डिराइव करना होता है। इसको आप पेपर में एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बताएंगे, एम बताएंगे क्या है, उसके बाद दोनों केस बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद फिर आप इसका मैथमेटिक्सली इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने लिया x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की पावर 1 बाय n के। अब हम क्या करेंगे, इसकी लॉगरिथम लेंगे दोनों साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, x बाय एम है जो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k कोई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, और p की पावर 1 बाय n। मैंने क्या किया, सिर्फ 2 स्टेप करने हैं यहां से, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का हम लॉग लेंगे बोथ साइड। यहां पर लॉग लिखिए लॉगरिथम, ठीक है, x बाय एम इज इक्वल टू लॉगरिथम k इंटू पी की पावर 1 बाय n। अब देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी अगर जैसे मैंने ये लिख दिया लॉग k और यहां पर क्या है m,
मतलब अगर log लगाने के बाद कोई पावर जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में थी तो log उनको क्या करता है, प्लस करके अलग अलग कर देता है। मतलब ये log क्या करेगा, log k बना देगा प्लस log m बना देगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो k की मल्टीप्लाई में था ना ये p, k डॉट p 1/n, तो यहाँ पर इनको अलग अलग कर देगा। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा log x बाई एम इज इक्वल टू, अब यहाँ से log क्या करेगा, k तो अलग लिख देगा प्लस ये जो है मल्टीप्लाई वाले साइन को किस में चेंज कर देगा, पॉजिटिव में। अब यहाँ पर आ जाएगा log p की पावर 1/n। देखिए शुरू में हमने क्या किया, कांस्टेंट लगा दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया, फिर हमने क्या किया, log लगाया, इन दोनों जो बीच में मल्टीप्लाई थी उसको पॉजिटिव कर दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए फिर क्या होता है, log अगर उसकी साइड में कोई पावर लगी हुई है, log मान लीजिए किसी के ऊपर लगा और उसकी पावर कुछ है, उस यूनिट की मतलब उस टर्म की कोई पावर है, तो वो उस पावर को आगे ले आता है। क्या करता है, उस पावर को आगे ले आता है। ये 1/n कहाँ जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट लगाया, फिर प्लस को मल्टीप्लिकेशन को प्लस में और फिर पावर को आगे लिख दिया। सिर्फ 3 स्टेप किए हैं। अब देखिए इसकी फिर हम फर्दर किससे, स्ट्रेट लाइन से हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ से log x तो कहाँ जाएगा, log x बाई m कहाँ जाएगा। मान लीजिए जो हमने किया था उसको लोगैरिथम में ले लिया। ठीक है, लोगैरिथम में सोल्व करने के लिए ले लेते हैं हम इनको। ठीक, x बाई एम कहाँ जाएगा, ये बता रहा है y पे आ जाएगा। ठीक है, और p कहाँ जाएगा, यहाँ पे x पे। log p कहाँ जाएगा, यहाँ पे x पे। और log k क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका स्लोप बन जाएगा। ठीक है, ये इतना इंटरसेप्ट क्या बताएगा, कितनी अमाउंट ऑफ गैस क्या हुई है, एडजॉर्ब हुई है। देखिए आपको पेपर में एज इट इज ही करना है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, यहाँ से ये बताओगे x क्या है, m क्या है, प्रेशर क्या है, ये फॉर्मूला लिखोगे। 2 केस बनाओगे, एक लो प्रेशर पे, एक हाई प्रेशर पे, फिर इसकी लोगैरिथम आपको डेरिवेशन वहां पे बनानी है। देखिए एक इसमें ये सारा करने के बाद एक और होता है, इसके ये पूछ लेते हैं कई बार 1 नंबर में, भाई जो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ गलती से वो 0 बनाया हुआ है या इन्फिनिटी है। ठीक है, वो रिटर्न मिस्टेक है। अब देखिए जैसे 1 तो है, n तो है, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी। मतलब मैंने n को क्या रखा था, एक बार मैंने n को 1 रख लिया था, n को यहाँ 1 रखा था ना, तो 1/1 करके 1 आ गया था। और एक बार मैंने n को क्या रखा था, इन्फिनिटी। सेकंड केस में मैंने क्या रखा था, n को इन्फिनिटी, जब जाके वो क्या आ गया था वहां पर 0 आ गई थी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं n की लिमिट बताओ और 1/n की लिमिट बताओ। देखो n तो 1 आ गया था, 1 मैंने रखा था और इन्फिनिटी भी मैंने रखा था। ठीक है, तो जब मैंने 1 रखा था तो n क्या, 1/n की यहाँ वैल्यू क्या आ गई थी, 1। और जब मैंने इन्फिनिटी रखा था तो 1/n की वैल्यू क्या आ गई थी, 0। ये दोनों केस में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। वो देते हैं 1/n की, यहाँ कुछ ये दे देंगे यहाँ, तो आपने राइट करना है। आपको ऐसे याद रखना है, 1/n को मैंने 1/n को अगर मैंने n को 1 रख दिया तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, और हमने n की जगह अगर इन्फिनिटी रख दिया तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ फैक्टिंग के चारों केस हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर जो न्यू टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। यहाँ तक अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एज इट इज आपको इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।